जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स। आप सबका स्वागत है अचीवर्स में एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू बैच फॉर जेकेपीएसआई। पहले तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस की अब जेकेपीएसआई का नया जो पोस्ट आया है आप सबके लिए, दैट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आप सब पेंडेमिक से गुजर रहे हैं बट फिर भी आपके लिए ये एक अच्छा मौका है कि घर पे बैठ के आप आराम से पढ़ सकते हैं। और हम लोगों का पूरा एफर्ट है कि आप लोग घर बैठ के ही अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से स्कोर करें और अपना गोल अचीव करें। अचीवर्स में हम लोग आपके लिए बहुत इजी वे से आपको पढ़ाना शुरू करेंगे एंड विल गो अप टू द हाईएस्ट लेवल। बट उसके लिए आप सबका जो सहयोग है, जो आपका कॉर्पोरेशन है जरूरी है। आप लोगों को हमारे साथ कॉपरेट करना पड़ेगा इन एवरी वे। जो चीज आपको नहीं समझ आएगी, वी आर देयर टू हेल्प यू। आवर नंबर्स आर विद यू, यू कैन टॉक टू अस एनी टाइम इन अ डे। आप कभी भी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जेकेपीएसआई में आपका सिर्फ जे एंड के यूटी एंड लद्दाख यूटी के ही बच्चे जो हैं वो इसमें अपेयर हो सकते हैं। और हमारे पास जो पोस्ट हैं वो कितनी हैं? 800 पोस्ट हैं। 800 पोस्ट इज अ बिग नंबर, बहुत बड़ा नंबर है एंड यू कैन इजिली अचीव योर टारगेट। आप लोग अचीव कर सकते हैं, जो अचीव करते हैं वो भी आप ही के जैसे हैं। बट द ओनली थिंग इज यू हैव टू प्रैक्टिस रेगुलरली। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्यों आती है? बिकॉज इंग्लिश और कंप्यूटर्स, ये दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको बच्चे निग्लेक्ट करते हैं और जिसकी वजह से आपका जो स्कोर है वो कम हो जाता है। बट आप लोगों को क्या करना है? इन्हीं जो छोटी छोटी चीजों पे काम करना है ताकि आपका जो स्कोर है वो हायर लेवल पे जाए। वही सब चीजें हैं जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। शुरू से हमने सब किया हुआ है। फोर्थ क्लास, थर्ड क्लास से हम लोग जो चीजें पढ़ते आ रहे हैं, हम लोगों को उन्हीं को रिवाइज करना है, उसी पे काम करना है और अपना वोकैबुलरी जो है इम्प्रूव करना है। आपको मैं थोड़ा सा रिटर्न बताती हूँ इसका, कि हमारे पास जो पोस्ट आई है, आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। जो हमारी पोस्ट है जेकेपीएसआई की, दैट इज 800 पोस्ट। और इस बार आपका रिटर्न एग्जाम जो है वो पहले होगा। और उसके बाद आपका फिजिकल होगा। अब रिटर्न एग्जाम जो है दैट इज वेरी इजी। इजी क्यों होगा? बिकॉज आप लोग मेहनत करेंगे। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो वो सबके लिए इजी है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, बीच में काम छोड़ देंगे, तो वो सबके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो आप लोगों को काम करना है, जो किसके लिए करना है आपको पता ही है कि आपका जो पेपर है दैट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। और कितने मार्क्स का पेपर है? 85 मार्क्स का पेपर है, सॉरी 85 क्वेश्चंस हैं और 85 ही इसके मार्क्स हैं, राइट। अब ये 85 क्वेश्चन जो है वो आपको कितने समय में करना है, कितने टाइम में करना है? 120 मिनट्स में करना है। 120 मिनट्स में आपको ये 85 क्वेश्चंस करना है। और 85 जो क्वेश्चंस हैं दैट आर डिवाइडेड इनटू, जीके का आपका जो पार्ट है दैट इज ऑफ 25 क्वेश्चंस एंड मैथ्स विल बी of 20 questions, then reasoning will be of 20 questions, then come to English. That is again of 20 questions, right? So total it comes to 85.
ये आपको जो है इन चीजों पे आपको काम करना है। अब इंग्लिश जो है दैट इज ऑफ 20 क्वेश्चंस एंड 20 क्वेश्चंस इज नॉट अ बिग नंबर। अगर आप उस पे काम करते हैं, आप उस पे काम करते हैं तो 20 क्वेश्चंस इज नॉट अ बिग नंबर। मैं आपको बार बार यही बता रही हूँ। सिर्फ आपको क्या करना है, जो हम काम करेंगे उसको ध्यान से करना है। क्लास जो है वो रेगुलर अटेंड करनी है। देन उसके बाद जो आपकी टेस्टिंग्स रहेंगी उस पे आपने ज्यादा एम्फेसाइज करना है। कुछ प्रॉब्लम आती है तो बीच में पूछना है आपने, बट टेस्टिंग्स जो है वो आपने देनी ही देनी है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की है। यू हैव टू गिव द टेस्ट ऑफ एवरी सब्जेक्ट, बिकॉज टेस्ट से ही आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे। बिकॉज टेस्ट से ही आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, अब चलिए जी बात करते हैं हम लोग अपने इंग्लिश सब्जेक्ट की। बाकी सब जो है वो तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि आपने किस तरह से कैसा काम करना है। अब हम लोग अपने इंग्लिश की बात करें, अभी तक तो आपका जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है वो नहीं आया हुआ है, बट इंग्लिश जो है दैट इज ऑफ वही आपका जो बेसिक है वो उसी के रिलेटेड रहता है आपका इंग्लिश का। ठीक, इंग्लिश में आपका वही रहेगा, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस अरेंजमेंट, प्लस जम्बल्ड, देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब। अब वोकैब जो है दैट इज अ वास्ट पार्ट। वोकैब इज अ वास्ट पार्ट। उस सब में आपका कवर होगा आपका एंटोनिम्स ओनोनिम्स, देन सिमिलर पेयर ऑफ वर्ड्स, देन उसके बाद आपका वन वर्ड, इडियम फ्रेजेस, एटसेट्रा। अब ये तो मैंने आपको छोटा सा एक को बताया कि आपका जो एग्जाम होगा वो किस तरह का होगा, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। अभी तो मैं आपको थोड़ा सा ही ये लिख के दे रही हूँ, बट जब इसका हमारे पास पूरा सिलेबस आ जाएगा उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको फिर से आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कि हमें किन चीजों पे ज्यादा काम करना है। अब स्पॉटिंग एरर जो है दैट कंसिस्ट ऑफ योर होल ग्रामर। पूरी की पूरी जो ग्रामर है वो आपकी स्पॉटिंग एरर्स में आती है। स्पॉटिंग एरर्स जो है दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली 5 to 10 सेंटेंसेस। आपका जो एग्जाम है उसमें आपके क्वेश्चन जो है वो सिर्फ 20 हैं, तो 20 में हो सकता है आपके 2 से 3 जो होंगे वो स्पॉटिंग एरर्स होंगे। बट स्पॉटिंग एरर्स को सॉल्व तो आप 2 से 3 के लिए ही काम कर रहे हैं, बट जो आप ये स्पॉटिंग एरर्स हम लोग क्लास में पढ़ेंगे that will help you a lot in your future also, because this is the last stage जब आप लोग इस पे काम कर रहे हैं। इसके बाद जब आप कल को आप जॉब करोगे, आपके शोल्डर पे स्टार्स होंगे, तो तब आपको ये चीजें दोबारा से नहीं पढ़ाई जाएगी। यू हैव टू यूटिलाइज दीज थिंग्स इन योर डेली रूटीन। उसके लिए आज से ही आपने काम शुरू करना है। हम लोग बहुत आसानी से धीरे धीरे और बहुत अच्छे से काम करेंगे इस पे, बट द ओनली थिंग इज यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। जितना हो सके आपको उतना ही ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो जो आपके हिस्से की जॉब है वो कोई भी नहीं ले सकता। बिकॉज अगर आप सोचते हो यू कैन डू इट, ओनली देन यू कैन डू इट। जो चीज आप सोच लोगे कि मैं ये कर सकता हूं, तभी आप ये चीज कर सकते हो। एंड यू ऑल आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट, राइट। तो आज तो जैसे हम लोग अभी इसका स्टार्ट करेंगे, आप लोग
हम लोग थोड़ी सी बेसिक चीजों पे ही आज देखेंगे, उसके बाद हम लोग कल से अपना नया जो है पूरा काम जो है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, जैसा भी होगा वो आपको पूरा का पूरा टाइम टेबल शेड्यूल मिल जाएगा कि हम लोग क्या कब कितने दिन में फिनिश करेंगे, राइट। तो क्लास के बाद आपको जो भी असाइनमेंट मिलती है, यू हैव टू वर्क ओवर इट। आपको उसके पर काम करना है, उन असाइनमेंट्स को सॉल्व करना है। अगर आप वो डेली के डेली साथ के साथ अपना काम करते हैं तो एंड ऑफ द डे यू विल बी सेटिस्फाइड कि हाँ, जो मैंने आज अपना काम किया है दैट इज हेल्पफुल, जो मैंने आज क्लास पढ़ी है तो आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग सो, मैं ये काम कर सकता हूँ। द ओनली थिंग इज यू हैव टू ट्रस्ट योर फैकल्टी एंड योरसेल्फ। आपको अपने आप पे भरोसा रखना है और अपनी फैकल्टी पे भरोसा रखना है। स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, then dictionary। अब स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर और डिक्शनरी। डिक्शनरी पढ़ने के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ सबको कि डिक्शनरी से आपको क्या है, आपको बहुत सारे वर्ड जो है वो डेली के डेली नए दिखेंगे। आप डेली नए वर्ड्स को देखोगे कि हम लोग कितने नए वर्ड्स को सीख रहे हैं, उनके मीनिंग्स, उनके सेंटेंसेस, आपको अपने आप से नए वर्ड्स आपके वोकैबुलरी में ऐड ऑन होना शुरू हो जाएंगे। वो तभी होगा जब आप उस पर थोड़ा सा काम करोगे। मेक इट अ पॉइंट दैट यू हैव टू गिव एटलीस्ट 15 to 30 minutes per day, 15 to 30 minutes फॉर रीडिंग सेक्शन। अगर आप इतना सा भी डेली अपना काम करते हो, you will be having ample number of words in your vocabulary। आपके पास बहुत सारे वर्ड जो है वो आपकी डिक्शनरी में ऐड हो जाएंगे। डिक्शनरी बुक में ऐड नहीं होंगे, आपके दिमाग की डिक्शनरी में ऐड होंगे, राइट। आई होप जो हम लोग करने जा रहे हैं वो आप सबको क्लियर होगा कि हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। आपको अगर कोई भी डाउट है, कुछ प्रॉब्लम आती है, यू कैन टॉक टू अस एट एनी टाइम, राइट। तो चलिए जी, आज थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट करते हैं। बेसिक में हम लोग वही छोटी छोटी चीजें जो है मैं उसी पे आज थोड़ा सा बताऊंगी आपको, बिकॉज इंग्लिश जो है दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। ब्यूटीफुल सब्जेक्ट बिकॉज इंग्लिश में आप किसी भी सब सेंटेंस में किसी भी वर्ड को किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग सो। आपको वो काम करना आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं और किस वर्ड को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं अपने सेंटेंसेस में, फ्रेजेस कैसे हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं। हम लोग धीरे धीरे सब ये चीजों पे काम करेंगे, बट अभी जो हमें काम करना है, कम टू द पॉइंट नाउ, हमें क्या करना है, फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश। फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश पे काम करना है। अब फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश में आपका क्या है, आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसी के रिलेटेड आपके एरर्स जो है वो आपके सेंटेंसेस में रहते हैं। अब हम लोगों को काम जो करना है वो अपना करना है फिगर ऑफ स्पीच पे। नाउ व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच? एक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच और एक है फिगर ऑफ स्पीच। जैसे हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं वैसे ही हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं, व्हाट वी आर स्पीकिंग। सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए जिन पार्ट्स की जरूरत है, फॉर एग्जांपल जैसे आप कहते हैं दिस इज अ बुक। अब इस सेंटेंस को बनाने के लिए वी नीड डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स की जरूरत है। अलग अलग पार्ट्स हमारे क्या है, दिस इज अ बुक, दिस इज व्हाट, प्रोनाउन, is helping verb or auxiliary verb, or is article,
and book is noun. Right. These are the different parts of speech. How many parts of speech we have? We are having 9 parts of speech. 9 parts of speech हमारे कौन से हैं? Noun, then pronoun, then verb, adjective, adverb, preposition. चलिए जी, अब आपको ये बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और फिगर ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच इज जो हम लोग सेंटेंस को बनाने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिन वर्ड्स को हम लोग यूज करते हैं टू मेक अ सेंटेंस, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. उसके लिए हम लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत है. और फिगर ऑफ स्पीच जो है उसको किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड टू मेक द सेंटेंस मोर ब्यूटीफुल. सेंटेंस को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए, उसको और ज्यादा ब्यूटीफुल करने के लिए आप उस पे और ज्यादा एक्सेसरीज डाल रहे हो, उसको ज्यादा सुंदर बना रहे हो, उसके लिए हम लोग फिगर ऑफ स्पीच को यूज करते हैं. नाउ फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सेंटेंस लिखा, ही फॉट ब्रेवली. ही फॉट ब्रेवली. अब ही फॉट ब्रेवली में समझ आया कि वह कैसे लड़ा, वह बहादुरी से लड़ा. दिस इज pronoun, this is verb and this is adverb. ये किसको मॉडिफाई कर रहा है कि वे लड़ा तो लड़ा, कैसे लड़ा? बहादुरी से लड़ा. अब इसी सेंटेंस को अगर आप लिखते हो he fought like a lion. अब he fought like a lion, इसमें हमने क्या किया? हमने कहा कि वो कैसे लड़ा? शेर की तरह लड़ा. वो कैसे लड़ा? शेर की तरह लड़ा. शेर की तरह लड़ने के लिए हमने इसमें क्या यूज किया? इस सेंटेंस को हमने क्या करा? मेटाफर यूज करा. We have used a metaphor in the sentence कि he fought like a lion. अब इसी सेंटेंस को हम लोग और सुंदर बना सकते हैं, सुंदर बनाकर लिख सकते हैं. वो कैसे? He was a lion in the war. He was a lion in the war. कि युद्ध में वो क्या था? वो शेर था. He was a lion. अब हमने इस इंसान को ही शेर बना दिया. पहले हमने कहा कि वो कैसे लड़ा? शेर की तरह लड़ा. उसके बाद हमने कहा कि he was a lion in the war. He was a lion in the war. So we have used it as a, क्या बना दिया इसको हमने? इसको हमने मेटाफर बनाया और इसको हमने क्या किया? सिमिली दी. इसको पहले हमने सिमिली दी और इस सेंटेंस में हमने मेटाफर यूज करा. नाउ दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं. Now figure of speech is used to make the sentences more effective. Figure of speech is used to make the sentences more effective. Sentences को ज्यादा effective बनाने के लिए हम लोग figure of speech को use करते हैं. किसे use करते हैं? We use figure of speech. It is used to make the sentences more effective. It is used to make the sentences more effective. Sentences को ज्यादा effective बनाने के लिए हम लोग figure of speech का use करते हैं.
This is simile. And this is metaphor. Right. So हम लोगों को एग्जाम के लिए काम किस पे करना है? We have to work on functional grammar. Functional grammar पे काम करना है. What is functional grammar? कि what is the function of a particular parts of speech in a sentence? एक सेंटेंस में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या काम है, उसके ऊपर काम करना है. नाउ हमारी ग्रामर में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं that can be used as singular and plural? We are having only 3 parts of speech. वो कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग सिंगुलर में और प्लूरल में यूज कर सकते हैं, दे आर noun, pronoun and verb. These are the parts of speech having singular and plural, जिनका हमारे पास singular है और plural है, right? And these are the parts of speech which can be used as subject and object of a sentence. इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग एज अ सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और एज अ प्लूरल भी यूज कर सकते हैं. इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच को 9 में से सिर्फ यही 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं which can be used as subject and object of the sentence. अब आपको लग रहा होगा कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, बिकॉज आप में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको सब कुछ आता है, बट कुछ ऐसे भी हो सकते हैं दे माइट नॉट बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. उनको बेसिक भी रिवाइज करने की जरूरत है. पढ़ा उन्होंने सब कुछ है बट दे नीड टू रिवाइज इट. नाउ यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट. अभी मैं आपको वो भी क्लियर कर देती हूँ व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है. Now see here, subject is doer of the sentence. Subject is doer of the sentence. जो सब्जेक्ट में काम करने वाला है उसको हम लोग सेंटेंस में जो काम करने वाला है that is the subject of the sentence. Object is receiver of the sentence. जो सेंटेंस के सब्जेक्ट द्वारा किया गया एक्शन को रिसीव करता है, जिसके लिए वो काम किया जाता है, that is the receiver of the sentence. That is known as object. And the third part is predicate. Now what is predicate? Predicate is जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है, what is being told about subject. जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है, that is the predicate of the sentence. Now you will find predicate in all the sentences. For example, I have a car. In this sentence, this is the subject and this whole part is predicate of the sentence. Predicate जो है that will be found in all the sentences, but object will be only there where you will be having an action word. जिस सेंटेंस में आपके पास action word है, उसी सेंटेंस में आपको predicate मिलेगा और उसी सेंटेंस में आपको object मिलेगा. Otherwise you will not be having any object in the sentence. Object होने के लिए सेंटेंस के subject को कुछ काम करना पड़ेगा. Subject
has to work something, they need to do some action, उनको कुछ action करना पड़ेगा. For example, I write a letter. I is the subject, this is the verb and this is the object. This is the subject, this is verb and this is object. मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? Letter. Letter is the object of the sentence. हाँ, अब ये भी बात ध्यान रखना कि object can be living or non-living. Object जो है sentence का वो living भी हो सकता है और non-living भी हो सकता है. So we have to be very particular about it while doing the sentences, while doing the spotting errors. कि हमारे सेंटेंस में बात किसकी हो रही है, सब्जेक्ट की बात हो रही है या ऑब्जेक्ट की बात हो रही है. अगर सब्जेक्ट की बात हो रही है तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें हेल्पिंग वर्ब को फाइंड आउट करना है. बिकॉज एग्जामिनर इज वेरी स्मार्ट, बट आप इंटेलिजेंट हैं, यू विल फाइंड आउट द एरर एप्रोप्रिएटली. आप लोग वो कर सकते हैं, यू ऑल कैन डू दिस. द ओनली थिंग इज यू हैव टू वर्क हार्ड. नाउ अभी मैंने आपको बताया कि प्रेडिकेट जो है दैट वुड बी इन ऑल द सेंटेंसेस. कोई भी सेंटेंस है उसमें आपको प्रेडिकेट जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा. बट ऑब्जेक्ट जो है दैट विल बी ओनली देयर इफ देयर इज एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस. अगर सेंटेंस में कोई आपके पास एक्शन वर्ड है तभी आपको सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा. Otherwise there will not be any object in the sentence. I hope this is clear to you. ये आपको क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है. ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं. इसके बाद he is my friend. he is my friend. अब इसमें हम लोग is तो यूज कर रहे हैं but it is not having any action word in the sentence. इस sentence में is, am, are तो यूज किया है आपने, but there is no action word in the sentence. Otherwise is जब हम लोग यूज करते हैं वो किस में करते हैं, वो हम लोग यूज करते हैं continuous tense में. but इसमें जो is हम लोग यूज कर रहे हैं that is for the affirmative or these are the declarative sentences. These are the declarative sentences. डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस में हमारे पास is, am, are तो है but we do not have any action word in the sentence. Now look at the next sentence. He is doing his work. अब इसमें वही is है but this is present continuous tense. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्यों है? क्योंकि वो कह रहा है कि वह क्या कर रहा है. ही इज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा है. तो इस यहाँ भी है और ऊपर वाले सेंटेंस में भी है. बट इस सेंटेंस में क्या है, हमारे पास एक्शन वर्ड है. वी आर हैविंग अ वर्ब इन द सेंटेंस. ऊपर वाले सेंटेंस में जो इज था दैट इज मेन वर्ब, दैट इज मेन वर्ब. और सेकेंड वाले सेंटेंस में आपका जो इज है दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. राइट, इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज वी नीड टू लर्न 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. आपको 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो है वो लर्न करनी होंगी. अब 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो है वो आपको टेंसेस में हेल्प करेगा, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्प करेगा और आपको सेंटेंस में एरर्स फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा. ठीक है, हाउ मेनी पर्सन वी हैव, ये तो सबको पता ही है. वी आर हैविंग 3 पर्सन्स. ठीक है,
अब 3 पर्सन जो है वो हमारे कौन से हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. First person is I, plural is we. Second person is you and plural will remain the same. Third person is he, she, it and plural is they or more than one. Any common noun in plural form is third person plural. He is used for masculine gender. She is used for feminine gender and it is used for neuter gender, that is non-living things and animals, right? I hope this thing is clear to you. Because आज हमारा बेसिक है तो हम लोग बेसिक पे ही बात कर रहे हैं. Now look at the 3 forms of the verb. Forms क्या है? We are having 5 forms of verb. Forms का चार्ट जो है वो मैं आपको बता देती हूँ. V1, V2, V3, V1, V2, V3 and V4, V5. Now look at carefully. आप इसको ध्यान से देखिएगा बिकॉज ये आपकी बेसिक चीजें जो है ये आपको आगे हेल्प करेंगी जब आप आगे हम लोग काम करेंगे. V1 is first form of the verb. V1 is first form of the verb, that is go, right? V2 is, this is present. V2 is went, that is past. V3 is gone, right? This is perfect. And V4 is go plus ing, that is going, and it is participle. ठीक. Now V5. अब आपने तो पहले तो यही देखा होगा कि V3 हमारे पास तो 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है. ये मैम ने V5 फॉर्म्स की बता दी. Now V5 फॉर्म्स क्या है? V1 is first form, second form and third form. Now go plus ing is participle, going. Go plus ing is participle. Now V5 form is go plus es, that is goes. This is present singular because goes or any other first form plus s or es is only used in present tense. ये हम लोग किसमें यूज करते हैं? सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही यूज करते हैं. ठीक. अब इसी तरह से हमारा जो हैज हैव है उसकी भी फॉर्म्स हैं. वो फॉर्म्स क्या है? V1 फॉर्म जो है दैट इज हैड. V2 form is had and its perfect form is also had. V4 form is having and V5 form that is has. Right? I hope it is clear to you. Now इसी तरह से हमारी to be की फॉर्म्स भी हैं. To be वर्ब की भी फॉर्म्स हैं. वो क्या है? Is, am, are, was, were. These are the forms of to be. अब आपने कभी देखा होगा कि हम लोग मॉडल्स के साथ I must have done this or he should have gone there.
अब आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि why we have used have है, अदरवाइज he के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, he के साथ हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं, has यूज करते हैं, बट यहाँ हम लोग have क्यों यूज करते हैं? why don't we write has यूज क्यों नहीं करते? That might be confusion for all of you कि अगर हम लोग यहाँ मॉडल यूज कर रहे हैं तो मॉडल के बाद हम लोग have क्यों यूज कर रहे हैं, शुड यूज कर रहे हैं तो शुड के बाद हैज क्यों नहीं यूज करते? बिकॉज ही के साथ तो हमेशा हैज यूज किया जाता है. एंड व्हाई वी आर यूजिंग हैज की बजाय हम लोग हैव यूज कर रहे हैं विद ही, बिकॉज ही के साथ हमेशा हैज यूज किया जाता है. और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर रहे हैं बिकॉज मॉडल्स जो है दैट ऑलवेज टेक्स, मॉडल्स ऑलवेज टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. मॉडल जो है वो हमेशा क्या यूज करते हैं उनके साथ? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट टू. अदरवाइज तो मॉडल्स के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? इन्फिनेटिव यूज करते हैं. इन्फिनेटिव क्या होता है? V1 प्लस 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. इन्फिनेटिव इज 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. बट यहाँ हम लोग इन्फिनेटिव तो यूज करते हैं बट विदाउट टू यूज करते हैं. और मॉडल के बाद अगर V1 फॉर्म यूज कर रहे हैं तो V1 फॉर्म हमारा क्या है? हैव. बिकॉज हैज जो है दैट इज V5 फॉर्म ऑफ वर्ब. सो वी डू नॉट हैव टू यूज V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर मॉडल्स. We have to use V1 form of verb. I hope it is clear to everyone. सबको क्लियर है ये? तो ये जो आपको मैंने आज फॉर्म्स बताई हैं वर्ब की, ये आपको ध्यान में रखना है बिकॉज आगे जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे, तो इन्हीं चीजों पे हमने काम करना है. ठीक. नाउ हम लोग बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच की. बेसिक चीजें तो मैंने आपको बता दी है. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं हमारे? वी आर हैविंग 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच. वी आर हैविंग 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच. फर्स्ट इज नाउन, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection, and the last one is article. These are the 9 parts of speech. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि these are the only 3 parts of speech having singular and plural, जिनको हम लोग singular में और plural में यूज कर सकते हैं. Right. Now these are the only parts of speech which can be used as subject or object of the sentence. ठीक, क्लियर टू एवरीवन? अब हमारा जो वर्ब है, वर्ब इज आल्सो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. अब सब्जेक्ट जो है वो क्या हो सकता है? सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा? दैट कैन बी नाउन, pronoun, देन और कौन हो सकता है हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? नाउन होगा, pronoun होगा, देन उसके बाद हमारा gerund और infinitive. ये जो है ये हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट हो सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. इनको हम लोग एज ए सब्जेक्ट या एज ए ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं. नाउ
Look at the sentence below. For example, he enjoys playing. Playing is my hobby. He likes to play. अब देखिए इन सेंटेंसेस में मैंने क्या किया, मैंने जो आपको ये लिख के दिया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होगा। अब सब्जेक्ट क्या है, यहाँ हमारा प्रोनाउन है, और यहाँ हमारा प्लेइंग क्या है, he enjoys playing. प्लेइंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, यहाँ प्लेइंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। उसे क्या अच्छा लगता है, उसे खेलना अच्छा लगता है। और नेक्स्ट सेंटेंस में हमने क्या लिखा, प्लेइंग इज माय हॉबी। ऑल्दो द सेंटेंस सॉरी वर्ड के जो स्पेलिंग्स है दे आर सेम बट दे आर हैविंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ वो कह रहा है कि मैं खेल रहा हूं, और यहाँ वो कह रहा है कि खेलना मेरी हॉबी है। खेलना मेरी हॉबी है। खेल रहा और खेलना स्पेलिंग्स दोनों की सेम है बट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो क्या है, यहाँ ये एज ए नाउन है। और नेक्स्ट सेंटेंस में ही लाइक्स टू प्ले, क्या अच्छा लगता है, खेलना, तो यहाँ टू प्ले इज इंफिनिटिव। Here to play is used as object of the sentence. I hope this is clear to you. These are the basic things जो आपको मैंने आज बताई हैं। I hope these all things are clear to you. अब हम लोग कल जो है वो इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही कंटिन्यू करेंगे आगे। फिर धीरे धीरे हम लोग चैप्टर वाइज अपना सभी काम करते चलेंगे, अकॉर्डिंगली रूल्स फॉलो करेंगे, और साथ के साथ हम लोग असाइनमेंट्स को सॉल्व करेंगे। इफ देयर विल बी एनी प्रॉब्लम यू कैन टॉक टू मी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट एनी डे, एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन अ डे। आप दिन में कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं, बट द ओनली थिंग इज यू ऑल हैव टू वर्क हार्ड। आपको सिर्फ करना है तो क्या करना है, सिर्फ मेहनत करनी है। यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड, राइट? I think things are clear to everyone. Now that's all for today. आप अचीवर्स के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है वी आर देयर फॉर यू। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और अचीवर्स ऐप जो है वो डाउनलोड करिए एंड अपने टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दीजिए। वी आर देयर टू हेल्प यू अ लॉट। Till then, stay home, stay safe. Jai Hind, Jai Bharat.